राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर जहन में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे किले, आलीशान महल और दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? लेकिन सोचिए जरा, इस शाही पर्दे के पीछे एक और ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो रंगों, धुनों और कहानियों से धड़कती है। और ये दुनिया सिर्फ राजस्थान की आत्मा नहीं, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी और उनकी पहचान भी है। तो सवाल ये उठता है कि किसी संस्कृति को, किसी कल्चर को क्या चीज़ टाइमलेस बनाती है? एक बहुत बड़ा सवाल है, सही कहा ना? और आज के इस सफ़र में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, इसका जवाब उन जीती जागती परंपराओं में ही छिपा है जिनकी दुनिया में हम अब कदम रखने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करने से, फिर बात करेंगे उन लोगों की जो इस विरासत को संभाल रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ खास कलाओं और कलाकारों की कहानियों में गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम राजस्थान के उस कल्चरल लैंडस्केप की बात करेंगे जो अक्सर महलों और रेगिस्तान की चकाचौंध के पीछे कहीं छिप सा जाता है। जरा देखिए, कितनी लंबी और गहरी फहरिस्त है ये। मिनिएचर पेंटिंग्स से लेकर अनोखे हैंडीक्राफ्ट्स तक, लोकगीतों और संगीत से लेकर थिरकने पर मजबूर कर देने वाले लोक नृत्यों तक, और फिर पढ़, ख्याल, नौटंकी जैसे लोक नाट्य, ये सब मिलकर राजस्थानी कला का एक बहुत ही समृद्ध ताना बाना बुनते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कलाएं नहीं हैं, ये वो धागे हैं जिनसे यहाँ का पूरा सामाजिक जीवन बुना हुआ है। ये वो हुनर है जो पीढ़ियों से परिवारों का पेट पालते आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कलाएं आज तक जिंदा कैसे हैं? मतलब ये अपने आप तो बची नहीं रह सकती। इन्हें सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो दिन रात काम करती हैं। तो चलिए मिलते हैं इन संरक्षकों से। यहाँ पर संस्कृति के दो बहुत ही जरूरी पिलर्स को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, जो 1957 से काम कर रही है। इनका फोकस है संरक्षण और आर्काइविंग पर, मतलब ये कलाओं को संभाल कर रखती हैं। और दूसरी तरफ है जवाहर कला केंद्र। ये एक मॉडर्न स्टेज है, एक हब जहां कला को परफॉर्म किया जाता है, दिखाया जाता है। तो कह सकते हैं कि एक संस्था जड़ों को पानी देती है तो दूसरी उन पर खिले फूलों को दुनिया के सामने लाती है। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। चलिए अब एक बहुत ही खास कला की दुनिया में चलते हैं, पटचित्र कला। और ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि इसे एक चलता फिरता मंदिर और एक तरह का प्राचीन सिनेमाई अनुभव भी कह सकते हैं। तो आखिर ये पढ़ होता क्या है? असल में ये सूती कपड़े के एक लंबे से टुकड़े, मतलब एक स्क्रोल पर की जाने वाली कहानी वाली पेंटिंग है। और ये कोई नई कला नहीं है, ये करीब 400 साल पुरानी परंपरा है जिसमें लोक देवताओं और हीरोज की बड़ी बड़ी कहानियों को रंगों के जरिए बताया जाता है। और इसे बनाना किसी साधना से कम नहीं। सोचिए, पहले सूती कपड़े को स्टार्च से कड़ा किया जाता है, फिर उसे घोंट घोंट कर एकदम चिकना बनाया जाता है। इसके बाद हल्के पीले रंग से पूरा स्केच तैयार होता है, फिर एक एक करके पारंपरिक रंग भरे जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, सबसे आखिर में जब सारे रंग भर जाते हैं तब काली आउटलाइन बनाई जाती है जो इन तस्वीरों में जान डाल देती है। हर स्टेप में पारंपरिक ज्ञान और गजब की सटीकता लगती है। हम पट को कॉमिक्स का एक आदिम रूप मान सकते हैं। कितनी सही बात है ये। इसे हम आज की कॉमिक्स का एक पुराना वर्जन कह सकते हैं ना। बस फर्क इतना है कि इसके पन्ने कागज के नहीं, कपड़े के होते हैं, और पूरी कहानी एक ही बड़े कैनवस पर सामने होती है। लेकिन पढ़ की असली जान तो उसके परफॉर्मेंस में है। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, भोपा, जो सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि पुजारी और कहानीकार भी हैं, अपनी दमदार आवाज में कहानी गा रहे हैं, और उनकी पत्नी भोपी हाथ में एक दिया लेकर कहानी के उस हिस्से पर रोशनी डाल रही है जिसके बारे में गाया जा रहा है। उस एक पल में वो रुकी हुई पेंटिंग मानो जिंदा उठती है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये कला, आस्था और पूरे समुदाय का एक पवित्र संगम है। कहते हैं कला और कलाकार को अलग नहीं किया जा सकता। तो अब हम कला से कलाकार तक का सफर करेंगे और मिलेंगे भपंग के एक ऐसे जादूगर से जिनका नाम है ज़हूर खान मेवाती। और ज़हूर खान साहब की जिंदगी सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक वक्त था जब वो अलवर की गलियों में बीड़ी बेचते थे और ग्राहकों को बुलाने के लिए अपना भपंग बजाते थे। और फिर वहीं से उन्हें एक्टर दिलीप कुमार के ड्राइवर ने खोज निकाला और वो पहुंच गए मुंबई।
उन्होंने गंगा जमुना और नया दौर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना संगीत दिया। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी वो आखिरकार अपनी जड़ों की तरफ, अपनी लोक कला की ओर लौट आए। क्या सफर था। चलिए अब मिलते हैं एक और महान कलाकार से। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें खुद राजस्थान की आत्मा बसती थी। ये कहानी है गवरी देवी की। उन्हें एक नाम दिया गया था, मरु कोकिला, मतलब रेगिस्तान की कोयल। और सच पूछिए तो ये उपाधि उनकी उस जादुई आवाज के साथ पूरा पूरा न्याय करती है। गवरी देवी जिस कला में माहिर थीं उसे कहते हैं मांड गायकी। ये लोक संगीत का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है जो पहले शाही दरबारों में गाया जाता था। इसकी खासियत यह है कि इसमें क्लासिकल रागों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मतलब ये आम लोक संगीत से कहीं ज्यादा परिष्कृत और कॉम्प्लेक्स है। साल था 1983। ये वो साल था जब गवरी देवी मॉस्को में भारत महोत्सव के मंच पर थीं और वहां उन्होंने वो अमर गीत गाया, केसर या बालम। उस एक परफॉर्मेंस से उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कला का लोहा मनवा दिया था और उन्हें सम्मान भी खूब मिला। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह का संरक्षण तो मिला ही, साथ ही उन्होंने HMV के साथ रिकॉर्ड्स भी किए। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा। और तो और उनके जाने के बाद 2012 में उन्हें राजस्थान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनका जीवन सच में उपलब्धियों से भरा था और उनकी आवाज आज भी राजस्थान की पहचान है। तो एक सवाल मन में आ सकता है, क्या ये कलाएं और इन कलाकारों की कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परंपराएं आज भी सांस ले रही हैं, ये बदल रही हैं और नए नए रूप ले रही हैं। जैसे कि पड़ पेंटिंग को ही ले लीजिए। आज ये सिर्फ गांवों के चौपाल तक ही सीमित नहीं है। अब ये मॉडर्न होटलों, गैलरियों और घरों की दीवारों की शान बढ़ा रही है। इससे कलाकारों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब पारंपरिक कहानियों के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे विषयों पर भी पड़ बनाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि ये कला कितनी अडेप्टेबल है। और उधर ज़हूर खान मेवाती का भपंग, वो भी खामोश नहीं हुआ है। उनका परिवार आज भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी याद में हर साल मेवाती लोक कला उत्सव भी होता है जो नई पीढ़ी को इस अनोखे साथ से जुड़ता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। हम ऐसा क्या करें कि ये प्राचीन आवाज़ें, ये कलाएं आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुँचे, उन्हें भी सुनाई दें? शायद इसका जवाब संरक्षण और नएपन के बीच एक सही बैलेंस बनाने में छिपा है। मतलब जड़ों को भी सींचना है और नई कौंपलों को भी खिलने का मौका देना है। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है।